हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 देखिए हमारा चल रहा है, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर जो हमारा 1 है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए इसकी हमने कई सारी वीडियो पहले भी प्रोवाइड करा दिया है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहां पे हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और बेसिकली यहां पे जितने भी क्वेश्चन हैं यहां से 2 नंबर वाले कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से देखने को मिलते हैं। तो टॉपिक है आज का पौधों में प्रजनन की विशिष्ट विधियां। देखिए नॉर्मल प्रजनन के अलावा कुछ ऐसी विशिष्ट प्रजनन की विधियां हैं जिनके द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके माध्यम से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होती है, अपयुग्मन या एपोगेमी क्या होती है, इसके अलावा अपस्थानिक भ्रूणता यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है, या इसके अलावा हम देखेंगे अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी क्या होती है, इसके अलावा हम देखेंगे पार्थिनोजीनेसिस यानी कि अनिषेक जनन क्या होता है, इसके अलावा हम देखेंगे एपोस्पोरी यानी कि अपबीजाणुता क्या होती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता क्या होती है। सारे के सारे क्वेश्चन यहां से काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। नॉर्मली यदि हम बात करते हैं पौधों में देखिए प्रजनन की विशिष्ट विधियों की, तो ओवरऑल आप पाएंगे कि वर्धी, अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों के अलावा भी कुछ जीव कुछ विशेष विधियों द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम क्या कहते हैं, प्रजनन की विशिष्ट विधियां। तो ऐसी विधियों के माध्यम से जिनके माध्यम से प्रजनन होगा उनको हम प्रजनन की विशिष्ट विधियां कहेंगे। नॉर्मली किसी भी प्लांट के अंदर या तो वर्धी प्रजनन होता है, या तो अलैंगिक यानी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक रूप से लैंगिक विधियों के द्वारा प्रजनन होता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से भी अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं सभी के सभी पादप। तो देखिए नॉर्मली सबसे पहले इसमें हम देखते हैं असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या होती है। देखिए असंग जनन की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बिना निषेचन के ही जो भ्रूण होता है उसका निर्माण होता है, और यह निम्न प्रकार का होता है। देखिए असंग जनन कई प्रकार से होता है। असंग जनन का मतलब आपको समझना है कि प्रजनन की एक ऐसी विधि जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम असंग जनन कहते हैं। अब नॉर्मली आप पाएंगे कि जो असंग जनन होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला तो असंग जनन जो होता है वो होता है एपोगैमी यानी अपयुग्मन प्रकार का। तो अपयुग्मन या एपोगैमी क्या होती है, तो देखिए इस विधि में जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास अंड कोशिका यानी एग सेल को छोड़ करके युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से होता है, और इस विधि से या इस प्रकार से उत्पन्न जो भ्रूण होते हैं वो बीजाणुभिद यानी स्पोरोफाइटिक के रूप में वृद्धि करते हैं, अर्थात ग्रोथ करते हैं। 2 चीजें यहां पे सामने निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि यह विधि में बेसिकली आप पाएंगे कि जो भ्रूण का विकास होता है यानी एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो अंड कोशिका को छोड़ करके, नॉर्मली आप फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी भ्रूण कोश की संरचना जब देखते हैं, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद की संरचना आपने देखी होगी, उसमें जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका को छोड़ करके युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से आपने भ्रूण कोश के अंदर देखा कि कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 7 कोशिकाएं होती है। तो उनमें से यदि एक कोशिका यानी अंड कोशिका को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी कोशिकाएं बची है उन कोशिकाओं से यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो भी उत्पन्न भ्रूण होते हैं वो बीजाणुभिद के रूप में ग्रोथ करते हैं, अर्थात स्पोर के रूप में, स्पोरोफाइटिक के रूप में ये ग्रोथ करते हैं। इसके बाद देखिए असंग जनन का ही एक दूसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अपस्थानिक भ्रूणता की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें जो भ्रूण होते हैं वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न हो जाते हैं, और इस क्रिया को हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता में भी आपको बस थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है कि कभी कभी कुछ पादपों में क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण
सीधे बीजांडकाय यानी न्यूसेलस अथवा अध्यावरण यानी एंटेगुमेंट की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाते हैं। तो अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें भ्रूण का निर्माण किसी भी बीजांड के बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न होता है। जब भी आप ओव्यूल्स या बीजांड की संरचना देखते हैं उनमें आपको ऊपर की ओर बीजांडकाय देखने को मिलता है यानी न्यूसेलस, और साथ ही साथ अध्यावरण भी देखने को मिलता है। बेसिकली बीजांड की संरचना में अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं ओवरऑल अधिकतर पादपों में, एक तो बाह्य अध्यावरण और दूसरा आंतरिक अध्यावरण। तो यदि अध्यावरण या बीजांडकाय की कोशिकाओं से यदि भ्रूण उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि असंग जनन का एक और प्रकार है जिसको हम कहते हैं अनिषेक जनन, यानी इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। अब चूंकि देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के ही यदि जनन होगा। बेसिकली आप पाएंगे कि यह प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें अंड अथवा जो मादा युग्मक होता है वो बिना निषेचन के ही भ्रूण अथवा नए पादपों में विकसित हो जाता है। अब आप देखिए कोई भी मान लीजिए आपके पास क्या है, अंड अथवा मादा युग्मक है। मादा युग्मक किसके अंदर होते हैं, आपको पता है भ्रूण कोश के अर्थात मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होते हैं। तो अंड कोशिका या मादा युग्मक जो है यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाता है या नए पादपों में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। मतलब बिना निषेचन के ही यदि भ्रूण का निर्माण होता है अंड कोशिका से तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सबसे पहले यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप पाएंगे इसका एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स, इसके अलावा स्पाइरोगायरा तथा सोलेनेसी व कंपोजिटिव फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनकी जातियों में इस विधि द्वारा प्रजनन बेसिकली कई प्रकार से देखने को मिलता है। तो अनिषेक फलन के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको। कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, सोलेनेटी और कंपोजिटिकुल यानी कंपोजिटिव फैमिली। तो इस प्रकार से अनिषेक जनन भी आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बिना निषेचन के ही अंड कोशिका भ्रूण में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। अब इसके बाद देखिए एक और प्रकार है जो है अपबीजाणुता। आपने देखा कि जो असंग जनन या एपोमिक्सिस होता है यह मुख्य रूप से कई प्रकार से होता है। सबसे पहले आपने देखा अपयुग्मन या हाइपोगेमी, इसके बाद आपने देखा अपस्थानिक भ्रूणता, फिर इसके बाद आपने देखा अनिषेक जनन, और इसके बाद एक आखिरी प्रकार है असंग जनन का और वो है अपबीजाणुता। अपबीजाणुता को हम कहते हैं एपोस्पोरी। क्या कहते हैं इसे, हम एपोस्पोरी कहते हैं। एपोस्पोरी का मतलब देखिए क्या होता है, जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए तो इसे हम अपबीजाणुता कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है संतरा और आम यानी ऑरेंज और मैंगो। तो थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि कोई भी यदि द्विगुणित बीजांडकाय है, बीजांडकाय कैसा हो, डिप्लॉइड हो अर्थात द्विगुणित हो, तो उस द्विगुणित बीजांडकाय या न्यूसेलस से आप पाएंगे कि यदि किसी अन्य कोशिका से, तो यदि किसी द्विगुणित बीजांडकाय से या किसी भी अन्य कोशिका से यदि किसी द्विगुणित भ्रूण कोश का उत्पन्न होता है या कोई भी द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम अपबीजाणुता कहते हैं। कहने का मतलब यदि ये है कि कोई भी बीजांडकाय ऐसा है जो कि द्विगुणित है तो उस द्विगुणित बीजांडकाय से किसी द्विगुणित ही भ्रूण कोश का उत्पन्न हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। इनके एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखना है, संतरा और आम, ये दोनों के दोनों बढ़िया एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुभ्रूणता की यदि हम बात करते हैं यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी की, तो देखिए जब एक ही बीज से कई सारे या एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाएं तो इस प्रजनन की या इस विधि को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बहुभ्रूणता अर्थात बहुत सारे भ्रूण का यदि निर्माण होता है केवल एक ही बीज से तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली नींबू जाति के जितने भी पौधे होते हैं उनमें सामान्य रूप से यह विधि देखने को मिलती है। यानी बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, नींबू लिखेंगे। इसके अलावा देखिए जो कोनिफर्स प्लांट होते हैं, कोनिफर प्लांट आपको पता होंगे,
ऐसे प्लांट जो कि कोन रूपी होते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि चौड़ाई जो प्लांट की नीचे की ओर होती है चौड़ी होती है, जैसे जैसे प्लांट की शाखाएं ऊपर की ओर जाती जाती है वो सकरा होती जाती है, जैसे आप अशोक के प्लांट में आपने देखा होगा। तो बेसिकली जो कोनिफर्स होते हैं उनकी भी कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। इसके अलावा बेसिकली आप लोग अपने नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे खेतों में कि जो धान व गेहूं होते हैं इनमें भी बहुभ्रूणता की स्थिति पाई जाती है। अब सवाल उठता है कि बहुभ्रूणता की स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है, अर्थात एक ही बीज से कई सारे भ्रूण कैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना है कि एक ही बीज से कई सारे भ्रूण कैसे बन जाएंगे। तो देखिए इसका रीजन क्या है कि जब बीजांड से एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बने, कहने का मतलब क्या है कि बीजांड के अंदर चूंकि भ्रूण कोष होते हैं, अब बीजांड के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही भ्रूण कोष हो सकता है, बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष भी हो सकते हैं। बीजांड के अंदर एक से अधिक जब भ्रूण कोष होंगे तो एक से अधिक अंड कोशिका भी हो सकती है। तो जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाए तथा सभी के सभी जो अंड कोशिकाएं बनी हैं वो क्या हो जाए, निषेचित हो जाए, या इसके अलावा क्या हो जाए, जो जाइगोट बना है, मान लीजिए क्या हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात अंड कोशिका किसमें बदल जाएगी, जाइगोट में बदल जाएगी, अर्थात एक डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित संरचना में बदल जाएगी। तो वो जाइगोट क्या हो जाता है, यदि मान लीजिए विभाजित हो जाता है। अब चूंकि जाइगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो अब जाइगोट ही यदि कई भागों में विभाजित हो जाएगा तो जितने बार जाइगोट का विभाजन होगा उन सभी के सभी जाइगोट से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो जितने जाइगोट बनेंगे उतने ही भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बहुभ्रूणता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाएं और सभी के सभी अंड कोशिकाएं निषेचित हो जाए, या इसके अलावा जो जाइगोट बना है, जाइगोट यदि विभाजित हो जाता है तब ऐसी कंडीशन में बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि बहुभ्रूणता भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि हम प्रजनन की विशिष्ट विधियों में देखते हैं तो तीसरी जो प्रमुख विधि है वो है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वो सीधे फल में बदल जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि किसी भी फ्लावर के अंदर जब तक निषेचन नहीं होता है तब तक अंडाशय फल में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंडाशय या ओवरी होती है वो सीधे फल में बदल जाती है, यानी फ्रूट में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न फल होते हैं ये प्रायः बीज रहित होते हैं, अर्थात इनमें बीज नहीं होते हैं। तो जितने भी अनिषेक फलन के माध्यम से बनने वाले फल हैं उनमें बीज नहीं होता है। आपको एक चीज नोट करनी है, जैसे आप सबसे बड़ी एग्जांपल देखेंगे केले का, केले में आपको किसी भी प्रकार से बीज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि अनिषेक फलन के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले फल होते हैं ये प्रायः बीज रहित होते हैं। क्योंकि इनमें जो जाइगोट होते हैं एवं भ्रूण होते हैं ये नहीं बनते हैं, जिस कारण से ही इनके फल बीज रहित होते हैं। अब एक चीज और यहां पे है, जो अनिषेक फलन होता है यानी जो पार्थिनोकार्पी होता है, अर्थात जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाता है तो ये 3 प्रकार का होता है। अर्थात जो अनिषेक फलन होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो देखिए जो अनिषेक फलन का प्रकार है वो है अनुवांशिक अनिषेक जनन। अनुवांशिक अनिषेक जनन का मतलब होता है कि जेनेटिक पार्थिनोकार्पी। जेनेटिक पार्थिनोकार्पी में आप पाएंगे कि इस प्रकार का जो अनिषेक फलन होता है यह पौधों में उत्परिवर्तन अथवा जीन संगठन में बदलाव के कारण होता है। अब किसी भी प्लांट में क्या हो जाता है, यदि पौधों में अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन। बेसिकली उत्परिवर्तन हम किसे कहते हैं यानी म्यूटेशन हम किसे कहते हैं, तो किसी भी जीव के अंदर उपस्थित जो अनुवांशिक संगठन होते हैं उनमें यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार का जो अनिषेक फलन होता है अर्थात जो अनुवांशिक अनिषेक फलन होता है इसमें आप पाएंगे कि पौधों में उत्परिवर्तन यदि होता है या जीनों का संगठन में कोई बदलाव होता है
तो जिस कारण से प्राकृतिक अनिषेक फलन भी इसे हम कहते हैं बेसिकली। तो इसको आपको यह भी याद रखना है कि इसे हम प्राकृतिक अनिषेक जनन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो अनिषेक फलन होता है यह पौधों में उत्परिवर्तन के कारण होता है अथवा जीनों के संगठन में बदलाव के कारण होता है। तो जीनों के संगठन में यदि बदलाव के कारण या पौधों में उत्परिवर्तन के कारण कोई भी प्रकार से अनिषेक जनन होता है तो उसे हम आनुवांशिक अनिषेक फलन या जेनेटिक पार्थिनोकार्पी कहते हैं। कई सारे एग्जाम्पल जेनेटिक पार्थिनोकार्पी के हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है केले का, इसके अलावा संतरा, अंगूर, सेब, अनन्नास यानी पाइनएप्पल एवं नाशपाती या पियर, इनकी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनमें की आनुवांशिक अनिषेक फलन देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए जो अनिषेक फलन का दूसरा प्रकार है वो है पर्यावरणीय अनिषेक फलन यानी इन्वायरमेंटल पार्थिनोकार्पी। तो पर्यावरणीय अनिषेक फलन में आप पाएंगे कि इस प्रकार का जो अनिषेक फलन होता है वो पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, यानी पर्यावरणीय कारक यदि हस्तक्षेप करते हैं तो उनके माध्यम से इन प्रक्रियाओं में बदलाव होता है, अर्थात इस प्रकार से अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है। तो कभी कभी पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण भी अनिषेक फलन होता है जिसे हम पर्यावरणीय अनिषेक फलन कहते हैं। इसमें आप पाएंगे बेसिकली जैसे कम तापमान में वृद्धि के कारण होता है। पर्यावरणीय कारक का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी पर्यावरणीय कारक यदि इफेक्ट डालते हैं, जैसे मान लीजिए यदि कम तापमान हो जाता है तो कम तापमान के कारण भी कभी कभी अनिषेक फलन होता है। जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे पियर या नाशपाती व इसके अलावा टमाटर व जैतून का प्लांट आदि, इनमें आप पाएंगे कि पर्यावरणीय अनिषेक फलन होता है, अर्थात इनमें पर्यावरणीय कारकों के कारण इनमें उत्पन्न होता है अनिषेक फलन। तो इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा और आखिरी प्रकार क्या है यहां पे अनिषेक फलन का? रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार का जो अनिषेक फलन होता है यह पौधों पर पादप हार्मोनों जैसे ऑक्सिन हार्मोन्स हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन्स हो गया, इसके अलावा जो है कई सारे और ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका छिड़काव यदि कर दिया जाता है तो उनके छिड़काव के कारण ही बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें अनिषेक फलन होने लग जाता है। इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नींबू में भी होता है, टमाटर में भी और स्ट्रॉबेरी में। तो इस प्रकार आपको तीनों के तीनों प्रकार याद रखने हैं अनिषेक फलन के। तो आनुवांशिक अनिषेक फलन में आपने देखा कि यदि किसी भी प्रकार से जीनों की संरचना में परिवर्तन या पौधों में उत्परिवर्तन के कारण यदि अनिषेक फलन होता है तो उसे हम आनुवांशिक अनिषेक फलन कहते हैं। यदि पर्यावरणीय कारकों के कारण अनिषेक फलन होता है तो उसे हम पर्यावरणीय अनिषेक फलन कहते हैं। या रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि यदि हार्मोनों के छिड़काव के कारण यदि कोई अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है तो उसे हम रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।